हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजपेयी टेक्निकल क्लासेस। आज ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट का दूसरा वीडियो है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगभग 10 दिनों में आपको 500 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे और मेरी उम्मीद है इन 500 क्वेश्चन में काफी कुछ आपको पेपर में सॉल्व करेगा। बाकी न्यूमेरिकल का मेरा एक अलग वीडियो मिलेगा आपको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम क्या है। मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट है तो उसकी सबसे कम लागत वाला प्लांट कौन सा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल विद्युत शक्ति केंद्र, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। दूसरा है ताप विद्युत शक्ति केंद्र, थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर हाउस। और डीजल विद्युत शक्ति केंद्र ये है डीजल इलेक्ट्रिक पावर हाउस। चौथा है परमाणविक एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर हाउस। जल वाले में हम पानी से बिजली बनाते हैं, ताप में हम कोयला और गन्ने की उससे बिजली बनाते हैं, और डीजल विद्युत में हम डीजल से बनाते हैं, एटॉमिक में हम यूरेनियम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमारा कौन सा सबसे कम होता है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस कौन सा है, हाइड्रो। पानी से बिजली बनाने की लागत सबसे कम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा क्वेश्चन है एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई क्या है। दोस्तों नियॉन संकेत ट्यूब जो होता है वो होती है जो आप लोग कहीं भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करी जाती है ट्यूबलाइट है, वो होती है नियॉन। इसकी लंबाई होती है 5 मीटर। और मैंने इसको आगे डिस्क्राइब करके बता दिया। अगर आपसे व्यास पूछ लेता है, ट्यूब का व्यास जो होता है 10 से 20 मिलीमीटर का व्यास होता है। इस ट्यूब को हम कैथोड कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। इसमें नियॉन गैस भरी होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद करके चलिएगा। इसका यूज होता है विज्ञापन में, और इसकी जो एज होती है वो होती है वॉट आवर में इसकी मात्रक होता है, और 10,000 आवर्स ये जल सकती है। तो क्या था इस क्वेश्चन का, इसकी लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर। ठीक है, CFL दोस्तों फुल फॉर्म जरूर करिएगा। हमारे और वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें फुल फॉर्म का वीडियोस है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको PDF भी मिलती जाएगी। तो इसमें फुल फॉर्म है CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है किसी इंडक्टर के प्रेरण प्रतिघात की गणना का सूत्र। तो क्या होता है प्रेरण प्रतिघात की गणना का सूत्र, XL बराबर 2 पाई FL। XL क्या है, XL है प्रेरण इंडक्टर, 2 पाई FF फ्रीक्वेंसी है, L क्या है, L है इंडक्टर। ओके, तो X बराबर 2 पाई FL। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, और होती है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर मैंने बता दिया, एक वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। साथियों इसका अगर इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप करते जाइएगा, न्यूमेरिकल का भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको वहां से बहुत सारे बच्चे परेशान है कहाँ से उनको इसके PDF मिले, तो वहां से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम कहता है कि परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, I = V/R। इसमें प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमने दिखा दिया I = V, I = 1/R। ओम का नियम क्या है, यदि किसी सर्किट में बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए प्रतिरोध R। तो जुकाम की वजह से हो सकता है वाइज आप लोग को कम समझ में आए, लेकिन एक बार समझ लीजिए। पिच फैक्टर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर पिच फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है। पिच फैक्टर किसके बराबर होता है, पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ये फॉर्मूले बहुत पूछे गए हैं, इनको भी आप बनाते चलिएगा। वैसे न्यूमेरिकल इनके एक हम सॉल्व करवाएंगे, इसका वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको भी देखते चलिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस किसका मात्रक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। मैंने इसके बाद में जो ऑप्शन दिए थे वो भी क्लियर कर दिए। प्रकाश की तीव्रता किसका का मात्रक कौन सा है, कैंडला और ल्यूमेन। प्रकाश की तीव्रता का कैंडला और ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। अब फिर क्वेश्चन है बैटरी के सेल को पैरेलल में जोड़ने का कारण।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है मैंने, यहाँ पे 3 ही एग्जाम दिखाए हैं, एनपीटीईएल, डीआरडीओ और इसरो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटरी का, जो थोड़ा अच्छे लेवल का है। बैटरी के सेल को पैरेलल में जोड़ने का कारण होता है धारा क्षमता बढ़ाने के लिए। अगर आपको करंट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं, अगर आपको वोल्टेज बढ़ानी है तो हम बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, सेल को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो बैटरी की ईएमएफ और वोल्टेज को बढ़ाती है, मतलब कि पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, ज्यादा करंट होती है। इसमें ऑप्शन में ये भी होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो बैटरी की ईएमएफ वोल्टेज ज्यादा मिलती है। फिर देखिए फिर क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, फॉर्मूला पूछ रहा है, ध्रुव अंतराल की गणना किस सूत्र से की जाती है। ये सारे वो क्वेश्चन है 2006 से लेकर जो डीआरडीओ में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने मैक्सिमम डीआरडीओ को देख देख के ही क्वेश्चन उठाए हैं। और इसमें पहला देखिए क्या है फॉर्मूला, ध्रुव अंतराल बराबर खांचों की संख्या बटे ध्रुव की संख्या, की कुल संख्या। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर को जब सीधे चालू किया जाता है तब इसकी आरंभिक करंट कितनी होती है जब इसे चालू किया जाता है। 3 फेज मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तब इसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है लगभग कितनी होती है, तो वो फुल लोड पर इसकी करंट होती है 5 से 8 गुना। अंडरलाइन कर लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 से 8 गुना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र को सीरीज में जोड़ा है तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी। मैंने सीरीज में पहले दोनों कैपेसिटर को लगा दिए और सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला था 1/CT = 1/C1 + 1/C2। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 1/4 एलसीएम 4 लिया, 2 हो गया, 2 से काटा कितना आ गया 2 पिकोफैरेड। अब देखिए अगर ये तो आपसे सीरीज में पूछ रहे थे तो फॉर्मूला था 1/C2, अगर यही आपसे पैरेलल में पूछता तो फॉर्मूला क्या होता है CP = C1 + C2 + C3। तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट करते रहिएगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड हूँ और मैंने कई सारे एग्जाम दिए हुए हैं, गवर्नमेंट 7 जॉब में जगह पे मैंने जॉब करी हुई है, इसलिए सारे पेपरों का ये निचोड़ है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियो में आप इधर उधर मत परेशान होइएगा। ये क्वेश्चन यही अगर आप 10 दिन का समय जो बचा है वो बहुत पढ़ने का नहीं, रिवीजन का टाइम है ये, इनको फुल रिवीजन आप कर लीजिए, इनको पूरा लर्न कर लीजिए, तो काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आने वाले टाइम में आपको हमारी क्लासेस भी पूरी फुल मिलेंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, सक्रिय शक्ति एक्टिव पावर को मापा जाता है, कितने नापा जाता है, तो किलोवाट में। 3 पावर होती है, एक होती है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन में थी, मैंने आपको एक्टिव पावर को कितने नापते हैं किलोवाट में ये बता दिया, रिएक्टिव को नापते हैं केवीएआर में और एपरेंट पावर को नापते हैं केवीए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थे मैंने वहां डिस्क्राइब, इसको समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़ा देख के हमेशा लड़के घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित भार मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। संतुलित और असंतुलित मतलब बैलेंस अनबैलेंस, अगर 3 फेज सिस्टम में तो भार को नापना है तो किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, 2 वाट मीटर सिस्टम का। ठीक है, उसमें ऑप्शन में आपका होगा 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, 4 वाट मीटर। जब भी आपसे दोनों पूछे बैलेंस और अनबैलेंस तब हम नापते हैं 2 वाट मीटर से। अगर आपसे केवल पूछे ओनली बैलेंस होगा, तो अगर पूछ ले केवल बैलेंस भार मापने के लिए किस पद्धति का, तो 1 वाट मीटर का। अगर पूछ लेता है अनबैलेंस, अगर ओनली अनबैलेंस पूछेगा तो 3 वाट मीटर का, और दोनों पूछ लिया है तो 2 वाट मीटर। दोस्तों ये यूपीआरवीएनएल, यूपीपीसीएल, इसरो, एमईएस, डीएमआरसी, एलएमआरसी बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है और इसको घुमा के बस ये 3 क्वेश्चन थे मैंने एक ही जगह कलेक्ट करके आपको बता दिए। तो फिर से देख लीजिए, दोनों पूछे बैलेंस अनबैलेंस तो 2 वाट मीटर, ओनली बैलेंस पूछे कि केवल संतुलित है तब तो 1 वाट मीटर से नापते हैं, और अगर केवल पूछे अनबैलेंस है तो 3 वाट मीटर से। आगे फिर देखिए, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र, तो E = π/ZNP/60A, ये ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है। अब पूछा है 3 फेज मोटर में किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदल दे
तो क्या होता है, तो क्या होगा, मोटर की दिशा बदल जाएगी। अगर 3 फेज में 3 तार होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अगर 2 फेजों की लीड को आपस में बदल देंगे तो मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगा। क्लॉकवाइज चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज में। ये देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि कार करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक एक तरीके का माइक्रोफोन होता है और इसे हम कंडेंसर माइक भी कहते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव होता है, माइक्रोफोन। ऑप्शन दे रखे थे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। और इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ बनाते समय नमक और कोयले की मात्रा कितना होती है। अर्थ मतलब अर्थिंग जब बनाते हैं हम, तो नीचे अर्थिंग में जब हम कोयला और नमक को डालते हैं तो उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नमक जो 10 किलो और उसके अनुपात में 10 किलो कोयला, 10 किलो नमक 10 किलो कोयला होना चाहिए। ये रेशियो भी आ गया था, मैंने यहाँ पे मात्रा लिख दी, ठीक है। 1:1 देख करके दिया गया था आंसर में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई का पेपर है में पूछा गया था। और मैंने तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, नमक होता है वो आर्द्रता बनाए रखने के लिए होता है कि वहां पे मॉइस्चर रहे, नमी रहे। कोयला पानी को अवशोषित कर लेता है, जो नमक ज्यादा पानी छोड़ता है तो कोयला उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी नमी को बनाए रखने के लिए डाला जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर का एलिमेंट किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, हीटर के एलिमेंट नाइट्रोम का बना होता है। नाइट्रोम में 2 चीजों का मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम। 80% निकेल और 20% क्रोमियम। अगर ये हीटर का पूछ ले, केटली का पूछ ले, प्रेस का पूछ ले, तो नाइट्रोम ही है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लौ उपकरण मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में किया जाता है, दोनों सप्लाई में किया जाता है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली का आईपीसीएसईआर एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये पूछा गया है। इसका जो मैग्नेट होता है, इसमें जो लगता है इस वाले कॉइल में, वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया था। और मूविंग कॉइल ओनली डीसी सप्लाई मेजर करते हैं। ये डीएमआरसी में आया था तो मैंने वही पे कलेक्ट कर दिया। मूविंग आयरन पूछे तो एसी डीसी दोनों, और इसका मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अगर आपने मूविंग कॉइल की बात करें तो ओनली डीसी, ये परमानेंट मैग्नेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन यंत्रों में बाल कमानी बोलते हैं स्प्रिंग को। मापन यंत्र, जितने भी मापन यंत्र होते हैं उसमें बाल कमानी स्प्रिंग किस सामग्री की बनी होती है। बाल कमानी जान रहे ना, स्प्रिंग जो लगी होती है, जो हिलती है, उसको वो बनी होती है फॉस्फोरस बॉन्ड, मतलब फॉस्फोरस कांटा की बनी होती है। इसी की ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये भार में बहुत हल्की होती है और अचुंबकीय पदार्थ होता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग किस कोण की सटीकता मापने के लिए करा जाता है। दोस्तों, इसको फिर ध्यान से समझ लो। एडी करंट की विशेषताओं को प्रयोग किस कोण के सटीकता मापने के लिए किया जाता है। मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग मापने के लिए। जो मूविंग कॉइल मीटर होते हैं उसमें डैम्पिंग करंट को नापने, डैम्पिंग मतलब हिलना, कपकपाना, जो कंपन होता है उसके लिए मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग मापने के लिए किया था। और अगर एमआई मीटर है तो वहां पर वायु अवमंदक प्रणाली का प्रयोग होता है। कौन सा एकीकृत उपकरण है। एम्पियर मीटर, मतलब ये वन लाइनर में केवल आपको बताता है, इसको रट लीजिएगा, इसको समझाने वाला नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ में जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है, अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडली मतलब डैम्पिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटर में अब डैम्पिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयोग की जाती है। तो अल्टरनेटर में डैम्पिंग कॉइल जो होती है वो कार चालन में दोलन, जो ऑसिलेटर होता है, हिलता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि मापन यंत्रों में डैम्पिंग कॉइल क्या काम होता है, तो कंपन को कम करना होता है। यहाँ पर ऑसिलेटर के प्रभाव को कम करना होता है। अल्टरनेटर में जो ऑसिलेटर का प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए होता है। और अगर किसी मीटर में पूछेगा कि जबकि मापक यंत्रों में डैम्पर कॉइल का काम कंपन मतलब वाइब्रेशन को कम करने के लिए होता है। दोस्तों, ये काम मुझे बहुत तेज है, तो देते हम ये क्वेश्चन आज यहीं तक रखेंगे, 25-26 तक ही कराएंगे। इसका वीडियो हम जल्दी आपको दे देंगे। अल्टरनेटर की इफिशियंसी किसे बढ़ाने में हमेशा बढ़ती है। तो पावर को हम बढ़ाएंगे, किसी भी चीज की पावर, कितने भी पावर का अल्टरनेटर जितनी ज्यादा लाओगे उतनी इफिशियंसी ज्यादा बढ़ेगी। तो पावर को बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन देख लेते हैं, इसके आगे का वीडियो आपको कल देते हैं। प्रवर्धक युग्म में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डीसी आउटपुट को साथ मिलने से रोकने के लिए, क्योंकि साथ मिल जाएंगी रुक जाएंगी तो वो वहां पर फिल्टर लगते हैं। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, मैं आपको आगे समझा दूंगी। तो ये लाइन थोड़ा सा याद रखना, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारे उसमें जुड़ जाइए और आपको वहां से पूरी पीडीएफ मिलती जाएगी। ठीक है।